हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है एनपीए, आज पूरा अपना क्लियर कर लेंगे पूरा टॉपिक इन डिटेल। वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप हेडिंग देख सकते हैं, व्हाट इज़ अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सबसे पहले होती क्या है एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्या होती है वो, क्या उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं, मीनिंग पे आ जाता है। For a bank, the loans given by the bank is considered to be its assets. Very important line. पहली चीज़ तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हम पढ़ रहे हैं ये बैंक का कॉन्सेप्ट है। ओके, बैंक की टर्मिनोलॉजी है तो बैंक से रिलेटेड है। अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी बैंक के लिए जो भी पैसा उसके पास रखा हुआ है, जो वो लोन के फॉर्म में दूसरों को देती है, वो पैसा उसके लिए एसेट होता है। ओके, बैंक में पैसा कौन जमा करता है? बैंक में पैसा एक आम आदमी जमा करता है। और बैंक जिसके पास वो पैसा जमा हो रहा है उसके लिए वो पैसा दूसरे आदमी का है, किसी बाहर वाले आदमी का है, तो वो पैसा उसके लिए क्या होता है? वो पैसा उसके लिए एक एसेट होती है। ओके, एसेट होती है, ठीक है। सो इफ़ द प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट और बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ अ लोन इज नॉट बीइंग सर्विस्ड टू द लेंडर, then it would be considered as a non-performing asset. Very easy to understand. इसका मतलब ये है बहुत ही सिंपल भाषा में जो आप समझ लें एक बार में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी है, उसने बैंक से लोन लिया। लोन था फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख रुपीज़ का। ओके, अब बैंक अगर आपको लोन दे रही है तो ये पैसे बैंक के थोड़ी होते हैं, ये पैसे तो उन लोगों के होते हैं ना जिसके यहाँ पे खाते खुले हैं। ओके, बैंक ने 10 लाख रुपए का लोन तो दे दिया। अब इस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम टू टाइम बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट देता रहे। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर इसने बैंक से लोन लिया, क्योंकि वो पैसा अगेन बैंक का नहीं है, वो पैसा उन लोगों का है जिनके इस बैंक में खाते खुले हैं। ऑलराइट, अब ये आदमी अपने जिससे उसने लोन लिया है उस बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख, उस 10 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हर महीने या जो भी उसका ड्यूरेशन है टाइम टू टाइम देगा। ओके, अगर वो ये ऐसा नहीं कर पाता, अगर वो पैसे नहीं दे पाता और काफ़ी टाइम बीत जाता है, उस केस में हम क्या बोलते हैं? उस केस में हम बोलते हैं कि इस बैंक का एनपीए हो गया है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट। जो असेट उसके पास थी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो कि लोगों का पैसा था, अब उस पैसे को बैंक ने लोन के फॉर्म में दूसरे आदमी को दिया, लेकिन जिस आदमी को लोन के फॉर्म में दिया वो आदमी पैसा वापस ही नहीं कर रहा। इंडिया में जो इतने लोग भागे हुए हैं, विजय माल्या और 2-4 लोग और हैं, नीरव मोदी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने यही तो किया, इन्होंने बैंक लोन लिया एंड दे डिड नॉट पेड बैक द मनी। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर बैंक की एनपीए बढ़ गई, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ गई। उन एसेट्स पे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ना ही उन पैसे पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव हो रहा है। ओके, अब आ जाते हैं एक और बात जो लिखी हुई है, एनी एसेट विच स्टॉप्स गिविंग रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई भी एसेट यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एसेट उस मनी की बात हो रही है जो बैंक के पास होते हैं हमारे, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। हम अपने बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं फुल ऑफ ट्रस्ट कि हमारे पैसे नहीं डूबेंगे, यहाँ पर सेफ रहेंगे। तो वो पैसा अगर आप किसी को उधार के नाम पे दे रहे हो और वो पैसा खर्च हुआ जा रहा है या वो आदमी पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो नुकसान तो हमारा होगा, क्योंकि बैंक में तो हमारा पैसा जमा है। ओके, तो बैंक क्या करती है? हर उस पैसे को जो लोन के फॉर्म में बाहर गया है उस पैसे पे आरओआई अर्न करती है। आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और धीरे धीरे अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी रिकवर कर लेती है। लेकिन अगर कोई आदमी दोनों चीज़ें ही नहीं दे रहा है तो बैंक का नुकसान हो जाता है, और ये नुकसान कहलाता है एनपीए हो गया। एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ती जा रहे हैं, ऐसे डिफ़ॉल्टर्स बढ़ते जा रहे हैं जो पैसा वापस नहीं देते। तो कोई भी एसेट जो आपको पैसा वापस देना बंद कर दे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, वो एनपीए बन जाता है। Generally, that specified period of time is 90 days in most of the countries and across the various lending institutions. अच्छा, जनरली देखा जाता है कि अगर 90 दिन तक नहीं पैसा दिया या 3 महीने तक उस आदमी ने अगर हमको लोन का पैसा कुछ भी वापस नहीं दिया,
तो उस एसेट को हम बोल दें कि भाई वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, वो NPA हो गई है। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे देशों में अगर ये चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि सब जगह होती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थिंग्स चेंज हो सकती हैं, चेंज होती हैं, क्योंकि अगर कुछ महीनों में अगर जैसे फॉर एग्जांपल नहीं प्रिंसिपल अमाउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, तो कुछ 5 महीने 6 महीने नोटिस जाएगा आपको बार बार नोटिस जाएगा, आपको याद दिलाया जाएगा, बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, फिर तब भी आप नहीं दे रहे हो तो फिर लीगल एक्शंस लिए जाते हैं। देन कम्स RBI डिफाइंस NPA। RBI NPA को कैसे डिफाइन करता है? RBI ने भी अपनी एक अलग डेफिनेशन दी है। एन एसेट इंक्लूडिंग अ लीज्ड एसेट becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank। कोई भी एसेट, कोई भी मनी, लीज्ड एसेट, कोई ऐसी एसेट बैंक के पास जो किसी ने ले रखी हो, वो भी अगर अब पैसा देना बंद कर दिया, पैसा देना बंद कर दिया मतलब ये वाली जो बात हो रही है इनकम, क्योंकि बैंक की इनकम क्या होती है? बैंक कैसे कमाता है? बैंक हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर कमाता है। तो बैंक की इनकम क्या हो गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कभी भी बैंक की इनकम रुक रही है मतलब बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस उसका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि उस बैंक का NPA क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओके, अब आ जाते हैं कैटेगरीज पे कि कैसे हम NPA को आइडेंटिफाई करें कि इसको NPA की कैटेगरी में डालना है कि नहीं डालना है। पहला इसमें होता है सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट्स मीन्स एन एसेट विच रिमेन्स NPA फॉर अ लेस देन और इक्वल टू 12 months। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने उसने दिए हैं पैसे। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दिया है। लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने हो गए, अभी तक उसके पास से एक भी पैसा रिसीव नहीं हुआ। लेकिन बैंक बोलता है कि इस लोन को NPA में डालने से पहले एक बार 1 साल का वेट कर लेते हैं। अगर अगले साल जनवरी के महीने तक कुछ भी पैसा नहीं आया तो फिर हम इसको कहेंगे कि पैसा नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ एक ही साल में कुछ महीने अगर पैसा नहीं आया लेकिन अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, तब वो एसेट कहलाती है सब स्टैंडर्ड एसेट। देन कम्स नेक्स्ट वन इज़ डाउटफुल एसेट्स। अब जो डाउटफुल एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एन एसेट विच रिमेन्ड इन द अबव कैटेगरी फॉर 12 months। अब यहाँ पर 12 महीने पूरे हो चुके हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें पैसा आया था। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरे 1 साल हो गए लेकिन पैसा नहीं आया। उस केस में हम इस सब स्टैंडर्ड एसेट को उठाकर किस कैटेगरी में डाल देते हैं? डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। ऑलराइट, अब पैसा नहीं आया, पूरा 1 साल बीत चुका है। अब क्या होगा? लॉस एसेट वो कब कहलाएगी? जब एसेट विच वेयर लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और बाय RBI, however there may be some value remaining in it। जब आप ये वाली स्टेज भी पार कर लो, ये वाली स्टेज भी पार कर लो, अब बैंक ने आइडेंटिफाई कर दिया है कि अब इस आदमी से पैसा नहीं मिल सकता, उस केस में हम क्या कहेंगे उस एसेट को? उस केस में हम उस एसेट को कहेंगे लॉस एसेट। मतलब अब ये गई, यहाँ से अब 1 भी रुपये नहीं मिलेंगे। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट हेडिंग, क्या बोलती है हमें? व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस फॉर NPA। क्यों NPA होता है, क्यों लोग पैसे लेके भाग जाते हैं या पैसे क्यों नहीं देते हैं? तो उसमें हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स टू अनरिलेटेड बिजनेस या फ्रॉड, या तो अपने पैसे को गलत जगह लगा दिया, ठीक है, इसलिए पैसा नहीं आ रहा है। दूसरा, लैप्सेस ड्यू टू डिलिजेंस, लैप्स हो गया, आपने काम नहीं किया अच्छे से। बिजनेस लॉसेस ड्यू टू चेंजेस इन बिजनेस रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, बिजनेस में लॉस हुआ क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज हो गया। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स स्लेप्ट एनालिसिस। स्लेप्ट मतलब सोशल डिमेंशंस, लीगल डिमेंशंस, इकोनॉमिक डिमेंशंस, पॉलिटिकल डिमेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल डिमेंशंस। कभी टेक्नोलॉजिकल या पॉलिटिकल या लीगल या इकोनॉमिक रीजंस की वजह से अगर हमारे बिजनेस को कुछ लॉस होता है
तो हम बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से लॉस हुआ है। ओके, अगर ऐसा कोई लॉस होगा तब भी आप एनपीए करोगे, मतलब आप पैसा नहीं दे पाओगे। लैक ऑफ मोराल, आपके अंदर मोराल नहीं है, पर्टिकुलरली आफ्टर गवर्नमेंट स्कीम्स विच हैड रिटन ऑफ लोन्स, मतलब आप रिटन ऑफ हो भी गया तब भी आप पे नहीं कर रहे हो। ग्लोबल, रीजनल और नेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस, कहीं पर पैसे की कमी आ जाती है, विच रिजल्ट इन इरोजन ऑफ मार्जिन्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज, therefore stressing their balance sheet, with finally results into non-servicing of interest and loan payments. The general slowdown of entire economy, पूरे देश की जब मंदी छा जाती है, सब कुछ गिर रहा होता है, it happened after 2011, जब एकदम से इंडियन इकोनॉमी में एक स्लो डाउन सा आया था, बहुत सारे एनपीए उस दौरान बढ़े थे। People were unable to pay off their debts इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस वजह से एनपीए बढ़ जाता है। नेक्स्ट, द स्लो डाउन ऑफ अ स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल सेगमेंट, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में स्लो डाउन, देयरफॉर कंपनीज इन दैट एरिया बेयर द हीट एंड सम मे बिकम एनपीएज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आयरन एंड स्टील में आया ऐसा कोई सदमा इन द सेंस कि कोई एक स्लो डाउन सा आया, तो आयरन एंड स्टील से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज जो आयरन एंड स्टील का काम करते हैं, जो थोड़ा बहुत सा भी काम करते हैं, उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में अगर कभी इन्फ्लेशन आता है तो अक्सर किसी एक डेवलप्ड इकोनॉमी में आता है, वो सब में उसका इम्पैक्ट छा जाता है। ठीक है, तो ये भी होता है, पॉसिबल है, ऐसा एनपीए के केस में भी अगेन पॉसिबल हो रहा है। फिर लिखा है अनप्लान्ड एक्सपेंशंस, क्यों एनपीए हो जाता है? कभी कभी आप एक्सपेंशन करते हो अनप्लान्ड तरीके से। ओके, कॉर्पोरेट हाउसेस के ड्यूरिंग द बूम पीरियड and loan taken at lower rate later being serviced at high rates, therefore resulting in NPA. ओके, कभी कभी आप बिना सोचे समझे एक्सपेंशन करने के लिए पैसा बोरो कर लेते हो। जब आपने बोरो करा था तो हो सकता हो बूम फेज चल रहा हो, मतलब सब कुछ सही था, तब डिमांड भी थी, प्रोडक्शन भी था, एम्प्लॉयमेंट भी था, सब कुछ नॉर्मल सा बढ़िया सा चल रहा था। ओके, आपको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा मिल गया। अब जैसे जैसे टाइम बीता कुछ सालों बाद, अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई चेंज हो गया, अब आपको दिक्कत हो रही है। क्यों? बाद में हो सकता हो रेट बढ़ गया हो, अब आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, उस केस में भी क्या बढ़ जाएगा देश में? एनपीए बढ़ जाएगा। ड्यू टू मैल एडमिनिस्ट्रेशन बाय द कॉर्पोरेट, फॉर एग्जांपल विलफुल डिफॉल्टर्स, कभी कभी जानबूझकर पैसा ना देना, ओके, मैल एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये भी पॉसिबल है। फिर लिखा है ड्यू टू मिस गवर्नेंस की वजह से पॉलिसी पैरालिसिस व्हिच हैम्पर्स द टाइमलाइन एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्ट्स, जब कभी भी पॉलिसी में कोई डिफेक्ट हो, मिस गवर्नेंस हो, अच्छे से सरकार ने काम नहीं किया, देयरफॉर लोन्स बिकम एनपीएज, तब भी आपके लोन्स एनपीए बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सीवियर कंपटीशन, कभी किसी से बहुत तगड़ा कंपटीशन अगर है तो आपस में कम्पीट करने के चक्कर में लोन ले लेते हैं, और अगर लोन का पैसा नहीं चुका पाएंगे अगेन तो क्या हो जाएगा? एनपीए हो जाएगा। डिले इन लैंड एक्विजिशन ड्यू टू सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल रीजंस, लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम, पैसा देने में प्रॉब्लम। अ बैड लेंडिंग प्रैक्टिस विच इज़ नॉन ट्रांसपेरेंट वे ऑफ गिविंग लोन्स, ये नॉन ट्रांसपेरेंट वे ऑफ गिविंग लोन्स आपका जो है हर्षद मेहता के केस में आया था कि हर्षद मेहता को भाई इतना तगड़ा लोन आपने दिया कैसे? आपने क्या कोई कोलैटरल रखवाई थी? आपने क्या कोई उसकी कोई सिक्योरिटी रखवाई थी? तो बड़ा लोन, मतलब लोन देना भी बैंक के लिए बड़ा तगड़ा काम है। कोई भी बैंक अगर लोन देता है तो इट इज़ नेवर गिवन ऑन गुडविल या किसी रेपुटेशन के बेसिस पे लोन नहीं देना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी गिवन एज अ सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मीन्स कोई भी ऐसा लोन जो आपको तब पैसा देगा जब आपने बैंक के पास कोई कोलैटरल रखवाई हो। कोलैटरल मतलब कोई अपनी एसेट, कोई प्रॉपर्टी, अपनी दुकान के कागज़, अपनी ज़मीन के कागज़, किसी कागज़ को रखवा कर व्हेन यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम बैंक, इन दैट केस उसे हम कहते हैं सिक्योर्ड लोन। जब कभी कोई कोलैटरल नहीं होती, आप ऐसे ही केवल अपनी शक्ल दिखाकर या फिर अपनी गुडविल की वजह से पैसा ले लें, इन दैट केस द लोन इज़ एन अनसिक्योर्ड लोन। ओके, लेकिन अगर बैंक पैसा देता है तो वो हमेशा हमेशा सिक्योर्ड लोन ही देता है। ठीक है, बैंक विल आस्क फॉर सम कोलैटरल और फॉर सम मॉर्गेज प्रॉपर्टी, तो ही आपको पैसा देगा। लेकिन कहीं कहीं पर अगर बिना ऐसी चीज़ों को रखवा कर बैंक पैसा दे रहा है, उस केस में बैंक विल सफ़र। नेक्स्ट,
ड्यू टू नेचुरल रीजंस, कभी कभी नेचुरल रीजंस की वजह से हमें नुकसान हो जाता है जिसमें हम पैसे नहीं निकाल पाते, लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, डिजीज़ आउटब्रेक, अर्थक्वेक्स या सुनामी। डिजीज़ आउटब्रेक में तो हम इसको सबसे बड़ा एक डिज़ीज़ जो आया था 2019 में, कोविड-19, उसको उस कैटेगरी में हम डाल देते हैं। Next, cheap imports due to dumping leads to business loss of domestic companies. For example, the steel sector in India. इसका मतलब ये है कभी कभी कोई चीज़ विदेश में सस्ती बनती है तो यहाँ लाकर डंप कर दी जाती है। डंप कर दी जाती है मतलब यहाँ पर छोड़ दी जाती है, अब यहाँ के लोगों के लिए है। अब यहाँ का आदमी अगर इन चीज़ों को यूज़ करेगा जो वो दूसरे देश से आकर यहाँ पर डंप करी गई हैं तो वो थोड़े सस्ते में मिलती हैं। अगर अपने देश में चीज़ें बन रही हैं तो बड़ा उसमें मेहनत है तो वो थोड़ी सी महंगे में मिलती हैं। इस केस में एक आम आदमी हमेशा सस्ते की तरफ जाता है, तो हम उस सामान की तरफ जाएंगे जो इस देश में डंप किया हुआ है, तो बदले में वो कंपनी जो अपने ही देश की है उससे सामान कोई ख़रीदेगा नहीं। जब उससे सामान कोई ख़रीदेगा नहीं तो उसका एनपीए अपने आप बढ़ जाएगा अगर उसने कोई भी लोन लिया है तो। नेक्स्ट हेडिंग इज़ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एनपीए। आखिर एनपीए से होता क्या है भाई? बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आपको समझ में तो आ गया होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं, इस केस में कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं। बैंक के पास 4 लोग आए, 4 लोगों ने 10 लाख रुपए का लोन लिया। शुरू के 2-4 महीने तो दे हैव गिवन दी इंटरेस्ट अमाउंट वेरी नाइसली ऑन द ड्यू डेट्स, लेकिन जैसे ही 4 महीने बीते वो चारों बिल्कुल गायब हो गए। 1 साल तक वेट किया, 1 साल तक वेट किया, सब स्टैंडर्ड एसेट में डाल दिया कि पैसा आएगा आएगा आएगा, लेकिन 1 साल जब हो जाता तो सब स्टैंडर्ड से कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? डाउटफुल एसेट्स में। अब डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में डाल रखा है, लेकिन जब रियलाइज़ हो जाता है कि आदमी पैसा नहीं दे सकता, उस केस में हम उसको लॉस एसेट्स में डाल देते हैं। तो भाई पैसा अगर लिया है तो पैसा तो देना चाहिए, तो इसीलिए बड़ा तगड़ा रिजल्ट आता है। किसके ऊपर? बैंक्स के ऊपर। क्या? आइए देखते हैं। लेंडर सफ़र अ लोअरिंग ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। सीधी सीधी बात है भाई, जिससे वो आदमी कमा रहा है तुम उसी को नहीं दे रहे हो तो उसका प्रॉफिट तो कम होगा ही। एंड बैंक्स का प्रॉफिट क्या होता है? बैंक्स का प्रॉफिट होता है आरओआई। आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट मारा जाएगा तो वो कैसे कमाएंगे? ओके, तो ये कम हो जाता है। दूसरा, स्ट्रेस इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। लेस मनी अवेलेबल टू फंड अदर प्रोजेक्ट्स, देयरफॉर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लार्जर नेशनल इकोनॉमी। आपने बहुत सारे बैंक्स के केसेस सुने होंगे, येस बैंक का भी सुना होगा। इसमें क्या होता है भाई, जब पैसा है नहीं हमारे पास, हमने पैसा दे दिया, वो आदमी हमारा पैसा लेके भाग गया, अब हम क्या करें? हमारे पास क्या होगा? हमारे पास पैसे की कमी हो जाएगी। हमें पैसा कहीं और लगाना था, वहाँ पैसा नहीं लगा पाएगी किसी और प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट, हायर इंटरेस्ट रेट्स बाय द बैंक टू मेंटेन द प्रॉफिट मार्जिन्स। अब क्या, प्रॉफिट मार्जिन बनी रहे इसलिए इनके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है। भाई मजबूरी है, दे हैव टू पे। In the case of public sector bank, the bad health of banks means a bad return for a shareholder, which means that the government of India gets less money as a dividend. Therefore, it may be impact easy deployment of money for social and infrastructure development and results in social and political cost. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है या सरकारी बैंक है, उस केस में सरकारी बैंक कब होता है? जब मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की हो, जब शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो, नॉट लेस देन 51। इन दैट केस अगर गवर्नमेंट आपके साथ है, मतलब गवर्नमेंट आपकी पब्लिक बैंक में एक 51% शेयर की मालिक है, तो अगर लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट को क्या नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट को डिविडेंड नहीं मिलेगा फिर टाइम पे। ओके, जब ऐसा कभी होगा तो गवर्नमेंट कभी भी, जब गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट पैसा नहीं कमा पा रही है, उस केस में क्या गवर्नमेंट अपने पैसों को खर्च करके दूसरों की भलाई के लिए कुछ करेगी? जनता के लिए कुछ करेगी? आम जनता के लिए नहीं कर पाएगी, उसके पास पैसा नहीं है। तो सबसे पहले आप एनपीए को कम करो। अगर आपका एनपीए बढ़ता जाएगा तो सरकारी बैंकों को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, तो अपनी पुरानी अर्निंग्स में से जो है भलाई करते रहेंगे कि हाँ चलो रोड बनवा दी, ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। इसीलिए ज़रूरी है आपका ऐसा ना हो। आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर हमेशा लोन लेना चाहिए। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स डू नॉट गेट राइटफुल रिटर्न। भाई किसी आदमी ने बड़े ट्रस्ट के साथ एसबीआई बैंक में पैसे जमा करे, कितने भरोसे के साथ उस आदमी ने जो है एसबीआई में अपने 10,000 रुपये रखे। ओके,
10,000 को फिर उसने और जोड़ा 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 जोड़ा, उसमें अब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जुड़ चुका, जुड़ता जुड़ता वो पैसा जुड़ रहा है। लेकिन उस आदमी का क्या कसूर जब बैंक ने उसके पैसे को किसी को दिया और वो आदमी जिसको पैसा दिया था वो पैसा नहीं दे रहा है। तो हमारे लिए भाई बड़ा नुकसान एक हो जाता है अगर हमने कहीं बैंक में जमा करे और हमको लग रहा है कि वो बैंक तो भाई लुट गई। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं जो बैंकों में पैसा जमा करने से आज भी घबराते हैं। Next, NPAs related cases add more pressure to already pending cases with the judiciary. भाई नॉर्मल सी बात है, जो अगर बैंक बेचारा दिवालिया हो गया, उसके पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, NPA ज़्यादा उसका बढ़ता जा रहा है, उस केस में भाई मैटर कहाँ जाता है? मैटर जाता है कोर्ट। ठीक है, जब मैटर कोर्ट जाता है तो कोर्ट के ऊपर धीरे धीरे क्या बढ़ता है? बर्डन। अरे एक और केस आ गया, 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 केसेस आते रहते, फिर वो पेंडिंग बेचारे केसेस लंबे लंबे समय तक जो है वो कोर्ट में घिसटते रहते हैं, उनका कुछ भी सल्यूशन नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट NPA। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। अभी हमने पढ़ा है NPA क्या होती है। NPA मीन्स कोई भी ऐसा उधार जो हम बैंक से लेते हैं और उसे वापस नहीं करते, तो वो बैंक के लिए बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्योंकि बैंक हमें जो पैसा उधार देता है वो पैसा बैंक का नहीं, उन लोगों का होता है जिनके उस बैंक में खाते हैं, तो वो भी एक एसेट हुई, एसेट है बैंक के लिए। तो अगर हम वो पैसा नहीं चुका रहे हैं, इस केस में बैंक की NPA हो रही है। फिर हमने पढ़ा था RBI कैसे डिफाइन करता है NPA को, ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं। फिर कैटेगरीज ऑफ NPA, कैसे NPA में डालते हैं। कोई भी एसेट अगर 12 महीने अभी पूरे नहीं हुए लेकिन कुछ महीने हो गए जब पैसा नहीं आ रहा है, उस केस में उसको हम डाल देते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट में। नेक्स्ट इज़ डाउटफुल। डाउटफुल एसेट मतलब जब 12 महीने पूरे हो जाते हैं लेकिन अब पैसा नहीं आया, पूरे 12 महीने हो चुके हैं, इन दैट केस वो एसेट कहलाती है डाउटफुल एसेट। आखिरी इज़ लॉस एसेट, जब हमें रियलाइज़ हो जाता है कि भाई अब पैसा नहीं आएगा। ओके, इसके बाद व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस, क्यों हो सकता है ऐसा? डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, हमारी गलती की वजह से, बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से, लैक ऑफ मोराल की वजह से, ग्लोबल क्राइसिस की वजह से, और क्या लिखा है? द जनरल स्लो डाउन ऑफ इंटायर इकॉनमी, जब पूरा देश ही एकदम मंदी से गुजर रहा हो तब। तो बहुत सारे रीजंस हैं जब आपके NPA हो जाता है, आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं दे पा रहे। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर 15 साल का लोन दे तो हम पूरा साल 15 साल तक आराम से चुका सकें, बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टन। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने सारे लोन्स को पे ऑफ कर पाएंगे। ओके, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या किया जा सकता है, क्या होता है NPA से। भाई बहुत सारी चीज़ें होती है, लेंडर सफ़र करता है, बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेस आ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की इनकम एकदम रुक जाती है, इन्वेस्टर्स को उनका अधिकार का पैसा नहीं मिलता। NPA बहुत सारा प्रेशर डालते हैं जुडिशरी के ऊपर, मतलब कोर्ट के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है देन प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। आप अपने क्वेश्चंस के लिए भी उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा NPA से बचने के लिए एक बिल आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में आया था। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा अगर आपको ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी NPA से रिलेटेड है। दैट लिंक इज़ ऑल्सो पेस्टेड इन द कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो देन प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल के साथ बने रहें, गिव इट अ लाइक, गिव इट अ थम्स अप, आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।